प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 2024 के पेपर का आप देख रहे हैं पेपर कोड 822 HV इस पेपर कोड का सलूशन कराएंगे। ये पेपर 2024 में आया हुआ है, अनसॉल्व है, इसको हम आज सॉल्व कराते हैं। सब्जेक्ट कोड आप लोग मैथमेटिक्स का 10th क्लास का जानते हैं। सब्जेक्ट कोड 928 है, स्क्रीन पे भी हमने लिख दिया है। और हम इसको पेपर को 3 भागों में सॉल्व कराएंगे। ओके, प्रथम भाग में हम जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग OMR शीट पे फिल करते हैं, पहली क्लास में उसे कराएंगे। सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21, 22 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में या कभी कभी ऑब्जेक्टिव अलग कर देते हैं तो उसमें 1, 2, 3 ऐसे भी नंबर डालते हैं, बट इस पेपर में 21, 22, 21 में 6 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 6 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको उसमें से 5 पार्ट करने होते हैं और हर पार्ट 4-4 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सभी पार्ट करने हैं, 6 पार्ट होते हैं, वो 2-2 नंबर के होते हैं। और उसके बाद जो तीसरी हम वीडियो लेके आएंगे, जो कि पेपर का थर्ड भाग, जो हम इसका बांटे हैं 3 भागों में, तो तीसरे भाग में हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, अथवा करके उनमें से एक प्रश्न सॉल्व करना होता है, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में भी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से एक करना होता है जो कि अथवा में दिया होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से विद्यार्थियों को एक प्रश्न सॉल्व करना होता है। और 23, 24, 25 जो कि 23 से एक क्वेश्चन, 24 से एक क्वेश्चन और 25 से एक क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों को सॉल्व करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 6-6 नंबर का होता है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हम चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनका सलूशन देखते हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रयास सार्थक लगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप आगे बढ़ाने में मदद करिए। बिल्कुल नया चैनल है, ये हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले। और भी सब्जेक्ट की वीडियो इसमें पढ़ रही हैं रोज़, जैसे कि चैप्टर 1 का सलूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो है चैनल पे, और ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियोज़ उसमें आ रही हैं। इस तरह से सभी चैप्टर्स बारी-बारी से आएँगे, बट हमें लगा कि पहले पेपर्स हमारे बच्चों को सॉल्व कराना चाहिए, तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, देखिए स्क्रीन पे है जो कि खंड अ है, वही मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये देखिए। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए, द्विघात से ज्यादा आप लोग फैमिलियर होंगे, लेकिन त्रिघात जिसमें अधिकतम घात 3 होती है, इस तरह की प्रॉब्लम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब इसमें अधिकतम घात x की 3 होती है। तो ध्यान रखिएगा, द्विघात में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात में अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर 4 घात के तो उसमें 4 घातीय अगर कोई समीकरण है तो उसके अधिकतम 4 शून्यक होंगे। तो अब मेरी बात से आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य संख्याएं हमने हालांकि जब चैप्टर 1 कराया तो उसमें अच्छी तरह बताया है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो ये संख्या या 1। ठीक है, तो 140 का हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। 140 आप जानते हैं 2 से ये विभाज्य है, 2 7 14, 35 आ जाएगा,
अब आप जानते हैं ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 140 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 ये देख रहे हैं 2 बार आया, इसको हम 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप अपना ऑप्शन चूज करिए, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप क्लियरली देख रहे हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। जो विद्यार्थी होंगे वो ओएमआर में सी ऑप्शन को गोला करेंगे, काला करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसका। थर्ड मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है, देखिए क्या संबंध इसमें होता है, आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। देखिए हम इस पे थोड़ा सा आपको रेफरेंस बताएंगे, जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जरा थोड़ा रेफरेंस देखिए, इसमें बड़ी सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को क्लियर हो जाए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो बड़ी अच्छी तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 36 को 7 से भाग किया, 5, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेके यहाँ 1। ठीक है, तो आप समझिए ये 7 जो है वो भाजक है, क्या है, भाजक है। 36 जो है वो भाज्य है। 5 क्या है, ये भागफल है। और ये जो 1 है ये शेषफल है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें हम 36 को लिख के आ सकते हैं 7 और 5 का गुणा प्लस 1, मतलब 36 क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसका मतलब ये भाजक हो गया, ये भाज्य जो कि पहले मिल रहा है ये भाज्य यहां भी है। उसके बाद देखिए ये 7 क्या है, भाजक है। 5 क्या है, भागफल है। और प्लस 1 क्या है, शेषफल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये ध्यान दीजिए। रैखिक समीकरण, देखिए ये दिया है रैखिक समीकरण, हमें 2 समीकरण दिए हैं रैखिक, x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल कैसा होगा। अद्वितीय हल होगा, 2 हल होंगे यहाँ से। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ 2 हल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होता है। देखिए पहले हम लोग कैसे पता करते हैं, आपको थोड़ा सा हम कंसेप्ट भी इस पे बता दें अन्य क्वेश्चंस के लिए। कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, हम अगर इस तरह की जैसे प्रॉब्लम होती है, देखिए हम पहले इसका कंसेप्ट बता दें। a1x + b1y + c1 = 0 एक रैखिक समीकरण है। दूसरा रैखिक समीकरण अगर ये है a2x + b2y + c2 = 0, तो यदि a1/a2 is not equal to b1/b2 आ जाए तो ये अद्वितीय हल होता है। ध्यान रखिएगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है ना, एकमात्र एक ही हल होगा, ये अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल ये है ऑप्शन ए। अगर a1/a2, ये पहला हो गया। सेकंड में है कि यदि a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2, तो ये कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तीसरा होता है, इसमें तीसरी कंडीशन होती है कि यदि तीनों मान बराबर हो जाए, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है, ये हमने बताई बात। चलिए ये तो रहा कंसेप्ट इस क्वेश्चन का।
जो कि अन्य प्रश्नों पे भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग मान निकालें वही आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ही निकालेंगे। देखिए यहाँ से a1/a2, चलिए यहीं से देखते हैं। a1/a2 यहीं से देखा जाए, a1/a2 कितना निकलेगा, ध्यान दीजिए 1/-3 यहाँ पे, ठीक है। y के गुणांकों का अनुपात देखिए, b1/b2, y के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -6 है, अनुपात दोनों बराबर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए ये। अब c1/c2 देख लीजिए कितना है, c1/c2 मतलब इनके जो अचर पद हैं उनका अनुपात कितना आ रहा है, c1 है यहाँ से 5 इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से है 1, 5/1। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आया, लेकिन c1/c2 अलग है। इसमें बताया था हमने कोई हल नहीं है। तो आप देखिए इसमें ए पार्ट में अद्वितीय लिखा है जो कि नहीं है, बी पार्ट में 2 हल लिखा है, बिल्कुल नहीं है, सी पार्ट में अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें चूंकि इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है और चूंकि कोई हल का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो चूंकि अद्वितीय हल है नहीं, 2 हल है नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन कि इनमें से जो ऊपर 3 पार्ट है उनमें से कोई भी पार्ट सही नहीं है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखी जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ था बता चुके हैं, ये 2024 का पेपर है। ओके, कोड भी हम शुरू में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ओके, कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी -5 -1, देखिए ये दिया है -5 -1 3 7 का सारवांतर होगा। इसमें ये बड़ा बेहद आसान पेपर आता है। अगर विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़े इत्मीनान से पेपर को कर सकते हैं। अब इसके लिए जरूरत तो कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है, आसान पेपर में भी पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग अभी भी समय है। चलिए देखिए समांतर श्रेणी क्या लिखी है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7। देखिए सारवांतर ज्ञात करने के लिए बाद वाले पद में से उससे जस्ट पहले वाले पद को माइनस कर दिया जाता है। देखिए या तो 7 में से 3 माइनस करिए, देखिए 7 में से 3 माइनस कर दिए कहीं पास वाले में से 4, या 3 में से -1 माइनस करिए तो भी 4 आएगा, या -1 से -5 माइनस करिए तो भी 4 आएगा। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 -1 4 आ जाएगा। तो सारवांतर ज्ञात करने का कि एक पद लीजिए उससे पहले वाले पद को माइनस कर दीजिए, सारवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे है। 6th क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax इसका, ये मान व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0, ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। ठीक है, इसमें पूछा है कि विभक्तिकर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विभक्तिकर का एक और सिंबल नाम दिया है, तो इसमें नहीं दिया है, d = b² - 4ac, जहां a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, ये देख रहे हैं, और c अचर पद होता है, तो b² - 4ac। तो विभक्तिकर कौन सा है, b² - 4ac। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। ओके,
दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कितने आसान OMR में आते हैं। ये क्या लिखा है, दो बिंदुओं 2, 3, बिंदु कौन से दिए हैं, 2 और 3, और दूसरा बिंदु दिया है 4 और 1। चलिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x गुणांक है, y गुणांक है, x गुणांक है और y गुणांक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा, फिर भी देखिए नहीं आता तो ध्यान रखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक चीज और यहाँ बता दे रहे हैं, जहाँ x2 माइनस x1 किया था ना, वहाँ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी करें, रिजल्ट के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए x2 आप देख रहे हैं, x2 कितना है, x2 है 4, 4 में से x1 है 2 का वर्ग प्लस y2 आप देख रहे हैं 1 है माइनस y1 है 3 का वर्ग। हल कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, अंडर रूट में 4 माइनस 2, 2 बचा, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 माइनस 2 का वर्ग भी क्या होगा 4, 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 का आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, 2 गुणे 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, इसमें इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन सही है, कौन सा, बी वाला। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, गुणनखंड के रूप में काट के जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखा जाए। द्विघात समीकरण पे बेस्ड है कि मूल बराबर हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें रेफरेंस भी बताएंगे द्विघात समीकरण का। ठीक है, मूल बराबर होने के लिए विभक्तिकर का मान शून्य होता है। विभक्तिकर अभी आप लोगों ने देखा था। समीकरण क्या दिया है, देखिए द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, b है -12 और अचर पद c का मान कितना है, m है। इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए, मूल बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने पर विभक्तिकर का मान शून्य होता है। ठीक है, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि आप लिखेंगे, हालांकि ये सॉल्व करके नहीं देना होता है, OMR वाली प्रॉब्लम में आप ओरली तुरंत b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, लेकिन हम यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे निकलेगा, ये ध्यान देना है। देखिए मूल समान है, इसको मान लीजिए सॉल्व करना कहीं हो तो हम सॉल्व करके भी बता रहे हैं, बट OMR वाली प्रॉब्लम आप जितना आप जल्दी ओरल कैलकुलेट कर पाए या थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद कर पाए, तुरंत करना होता है, समय बचाते हैं। ठीक है, देखिए तो मूल समान है, और मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, 0। बी स्क्वायर आप देख रहे हैं -12 का वर्ग है, और इज इक्वल टू 4ac कर दें, 4a का मान 3 है और c का मान कितना है, m है, ये 75 होके 4m हो गया, तो देखिए कितना हो गया 12m इज इक्वल टू यहाँ 144 हो जाएगा, जानते हैं माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो m के लिए आप 144 को भाग कर देंगे 12 से, तो 12 ही आ जाएगा, तो m की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वां प्रॉब्लम किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए, नेक्स्ट OMR बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो है 2a है, तीन भुजाएं जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, थोड़ा सा हम फिगर बना के भी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। अगर हम यहाँ से ये शीर्ष लंब इधर खींच दें, जरा देखिए, हम हल करके भी थोड़ा समझा दे रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कैसे निकला है, आंसर बताने में क्या है, आंसर बता दिया होगा, लेकिन कैसे आया ये हम समझा रहे हैं, बाकी तो आप शॉर्टकट अपना ही लेंगे। शेष लंब का मतलब इस शीर्ष से इस पे क्या डाल दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, इसी की लंबाई पूछा है, बाकी तो आप जो भी शॉर्टकट बनाना हो बनाइए हल करके। ये भुजा कितनी होती है, 2a, सब भुजाएं 2a है,
और जब समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचा जाएगा, यहाँ पे अपोजिट में मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, सी से यहाँ डी डालेंगे तो ये अर्धित कर देता है, आधा आधा कर देता है, इसका मतलब ए हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये शीर्ष लंब है, तो आप देख रहे हैं ये भुजा निकालनी है सी डी, तो सी डी चूंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी डी की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी 2a वर्ग माइनस आपका AD वर्ग मतलब a स्क्वायर, आप देख रहे हैं अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट 3a आ जाएगा, 3a स्क्वायर आएगा, अंडर रूट 3a आ जाएगा, a रूट 3, इसका मतलब a रूट 3, सी वाला ऑप्शन सही है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? a रूट 3 होगी। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन भी देखा जाए, जो कि आप देख रहे हैं सांख्यिकी का क्वेश्चन है माध्य। तो हम इसमें माध्य की वजह से आप लोगों ने 3 विधियां पढ़ी होंगी, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि से आप इस माध्य की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, आप क्या करते थे जब कोई क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं माध्य निकालने वाला, तो क्या करते हैं? पहले यहाँ वर्ग अंतराल बनाते हैं, वर्ग अंतराल हम बता दे रहे हैं, वैसे बड़ा मौखिक है। देखिए, मध्य बिंदु का ऐसे होता है वर्ग अंतराल, ये लिखते हैं, लेकिन वर्ग अंतराल के बाद यहाँ क्या लिखते हैं? मध्य बिंदु x, और उसके बाद यहाँ f, और यहाँ पे f और x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना? आप देखिए 1 से 3, बड़ा अभी मौखिक में बता देंगे कैसे जल्दी से निकाल लेंगे माध्य को, लेकिन हम थोड़ा इसको जैसे सॉल्व करने के हिसाब से बता रहे हैं। बारंबारता कितनी दी है? 3, मध्य बिंदु 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 से 5 मध्य बिंदु 4 होगा, x मध्य बिंदु होता है 5 से 7 और इसका मध्य बिंदु 6 हो जाएगा, और 7 से 9 है मध्य बिंदु, इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और नेक्स्ट है 9 से 11 मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बारंबारताएं कितनी दी है देख रहे हैं ना? 3, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 है, 8 के यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। इनका गुणा करें तो ये 6, 4 दूना 8, यहाँ से देख रहे हैं 6 चौको 24, 8 दूना 16 और 10 तियां 30। अब इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफएक्स कहते हैं इसको। 8 6 14 4 18, 18 6 24, 4 हो गया, और 2 2 4 1 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, 4 2 6 2 8 हो गया, 84 हो गया। देखिए इसके लिए होता क्या है, जो x बार माध्य निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर इसको एफ आई एक्स आई मानते हैं ये तो एक्स आई हो जाएगा, एफ आई एक्स आई हो जाएगा, इसमें नो डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग यहाँ देख लीजिए, 3 2 5 4 9 2 11 3 15, तो ये 84 है, और 84 भाग हो रहा है, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा या बाद में देखा जाएगा, ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है। 84 बटे कितना हो जाएगा? जो बारंबारताओं का योग है 5 4 9 और 2 11, इसमें 5 4 9 2 11 और 3 14, 14 आ रहा है। ठीक है, इसमें योगफल कितना आ रहा है? बारंबारताओं का 5 4 9 2 11 3 14 आ रहा है, और 14 छक्कों क्या होता है? 84। तो इसका मतलब जो समांतर माध्य, इसका माध्य जो 6 वाला ऑप्शन होगा वो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसमें जो ऑप्शंस है ए बी सी डी वो रह गया है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा, तो देखिए शॉर्टकट कैसे इसको निकालेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए गुणा करके जोड़ देंगे फटाफट, और बारंबारताओं का योग ये सूत्र है, ये ध्यान रहना चाहिए। कौन सा? जो अभी बताया था सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो शॉर्ट में कैसे निकालेंगे? देखिए शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, 1 और 3 का मध्य बिंदु 2 गुणे ये 3 प्लस इसका देख रहे हैं ना 4 और 2, इसका देख रहे हैं ना 5 6 और इसका 4, और इसमें कितना होगा 8 और गुणे 2, और प्लस इसका मध्य बिंदु 10 और 3, और जब हम बारंबारताओं को जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था? 14। अरे 3 2 5 4 9 2 11 3 14। अब इसको जब जोड़ेंगे 2 3 6, सिग्मा एफ आई एक्स आई है ये, लेकिन हम शॉर्ट में करने के लिए 8 हो गया, ये 6 चौको 24 हो गया,
ठीक है, चलिए ये इनका योग कितना आ गया था, 14 आ गया था। तो इसको जोड़िए, देखिए 6 प्लस 8 प्लस 24 प्लस, यहाँ देख रहे हैं 8 दूना 16 प्लस 30 और बटे कितना था 14, और इसको अभी हम लोगों ने जोड़ा था, कितना आया था 84 और बटे 14, 14 छः 84, 6 वाला जो ऑप्शन होगा उसे हम इसमें OMR शीट में अपना ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्या दिया है, साइन 27 बटे कॉस 63। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी इजी होती हैं और हमेशा इसकी वैल्यू 1 आती है। उसका वजह क्या है, कैसे, देखिए कैसे साइन 27 का मान, इस तरह की प्रॉब्लम जैसे इसका योग अगर 90 आ रहा है तो समझिए, और ऊपर साइन है कॉस है, या ऊपर टेन और नीचे कॉट है, या ऊपर कॉट है नीचे टेन है, या उससे कोकोस है, इनमें अगर इन दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है तो समझिए साइन के साथ, देखिए इस तरह का हो साइन और नीचे कॉस हो, कोई भी अगर ये एंगल जो दिया हुआ है, यहाँ का जो एंगल अगर ये x है, यहाँ y है, और x प्लस वाई अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। टेन और कॉट 10x अपॉन कॉट y है, और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ रही है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और सेक x अपॉन कोसेक y हो, और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 हो तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये तो ऑप्शन पता है कि ये 1 होगा, लेकिन एक ये 1 होगा कैसे, ये थोड़ा सा हम बता भी दें। ऐसा रीजन क्या, ये तो शॉर्टकट हो गया आपको बताने के लिए। होता ये है कि इसमें लिखा है साइन 27 अपॉन कॉस 63, ओके, कॉस 63 है ये। किसी एक एंगल को 90 के टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है। देखिए साइन, इसी को अगर हम ब्रेक करें तो 90 माइनस 63 आएगा, डिवाइडेड बाई एक को ही ब्रेक किया जाता है 90 के टर्म में। अब साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है, इसमें हर एक में होता है साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 63 है तो ये कॉस 63 हो जाएगा, और नीचे भी कॉस 63 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 12। हम लोग कर रहे हैं 2024 के 822 HV सेट का सोल्यूशन। 2024 में ये पेपर आ चुका है, अनसॉल्व है। इसके बाद हम 2025 का भी कराएंगे, अगर अवेलेबल होगा तो 2024 के भी डिफरेंट सेट्स और 2025 के भी डिफरेंट सेट प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम सॉल्व करा दें। ठीक है, चलिए 12th देखा जाए क्या दिया है। यदि cos अंडर रूट 3/2 हो cos a का मान, तो sin 2a का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें sin 2a का एक फार्मूला है, शायद आप लोग ना पढ़े हो क्योंकि 10th में अब ये शायद फार्मूला नहीं है, दे दिया गया है प्रॉब्लम, तो ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। या इस तरह से करिए, सबसे बढ़िया रहेगा, आप फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। ए की वैल्यू निकाल लीजिए और वो यहां रख दिया जाए, तो इस फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो cos a है कितना, cos a है अंडर रूट 3/2, और ये cos में किसकी वैल्यू होती है, ये cos में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, cos 30, तो इसका मतलब इसको कंपेयर आप कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ये तो हमें पता चल गया। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin 2a, और a की वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 ही होती है। तो इसमें इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए चैनल डेवोट है, आगे इसमें ढेर सारी वीडियो आगे आनी है,
आप अभी 10th में हैं, 11th के बाद 12th के भी पूरे मैटर आपको मिलेंगे। आगे और भी चाहेंगे तो हम एनडीए अगर कोई प्रिपरेशन कर एनडीए मैथ भी इस चैनल पे आना है, जो प्रपोजल है बीएससी मैथ्स भी कुछ बुक्स इसमें हम रखेंगे, प्रयास करेंगे जितना समय मिले, जिस तरह के भी मैथ से डिवोटेड चैनल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखा जाए क्या होगा इसका। ओके, और 13 में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखिए इसमें किसी एक को चेंज करिए, टेन ए को कॉट ए में या कॉट ए को टेन ए में चेंज करना आप लोगों को आता होगा, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या होगा। इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। नीचे 1 प्लस कॉट है ना, तो ये 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट का जानते हैं 1 अपॉन टेन होता है। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ ना करिए और डिनोमिनेटर में चेंज, एलसीएम ले लीजिए टेन स्क्वायर ए को, टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यानी ये और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए आएगी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, कौन सा, डी वाला आंसर सही है, ध्यान रखिए। और अगर 10 को ऊपर वाला चेंज करेंगे कॉट में, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, फिर वही आएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये अपान का अपान है, ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन कितना आया, इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14th क्वेश्चन। देखिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए तभी सही होगा जब a बराबर है। देखिए इसमें क्या है कि हर एक एंगल पे चेक करना होता है। चलिए फर्स्ट एंगल 0 डिग्री दिया है, समय नहीं आपका जाएगा। साइन 2 इंटू ए की वैल्यू हम पहले 0 लें, 0, तो साइन 0 आएगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और जरा इधर से निकालिए 2 साइन ए मतलब 2 इंटू साइन 0, फिर से 2 इंटू 0 मतलब कितना आ गया, 0 आ गया, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जितना मान साइन 2a का आया एग्जैक्टली उतना मान 2 साइन ए का आया, किस एंगल पे, 0 डिग्री पे। तो ये रिजल्ट सही होने के लिए a की वैल्यू 0 पे ही ये सही होगा, बाकी पे भी आप चेक करिएगा सेम नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, 0 डिग्री पे ये दोनों वैल्यू सत्य होगा जब ये बराबर होगा किसके, 0 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्थांश आप जानते हैं ना, ये वृत्त होता है, वृत्त में ऐसे इसको 4 भागों में, तो ये चतुर्थांश है। तो इसमें थीटा की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, परिधि कितनी दी है, या वृत्त के क्षेत्रफल का, चतुर्थांश का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी समझिए। और अगर सेक्टर वाले से करेंगे तो भी वही आएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब ये परिधि दिया है 2 पाई आर, आर निकल आएगा, और 1/4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। देखिए 22 कैंसिल हो गया, यानी आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 49/4। ठीक है, अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना आता है। हाँ, 2 से ये कटेगा, यहाँ 11 आ गया, 7 से ये कट जाएगा, 7 आ गया। अब कोई किसी से नहीं कैंसिल होगा, ऊपर आ गया 77 और नीचे आप देख रहे हैं कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा पार्ट सही है, सी वाला पार्ट सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए परिधि मतलब 2 पाई आर, तो इसे आर की वैल्यू आ गई। और चूंकि उन्होंने पूछा कि वृत्त के चतुर्थांश का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, चतुर्थांश मतलब उसका 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालना था। ठीक है, हम सेक्टर इसमें नहीं लाए, थीटा कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, गौर करिए, लिखा है कैप्सूल संयोजन है। देखिए इस तरह का जब बैलेंस, शंकु, वक्र पृष्ठ और आयतन वाले जब चैप्टर आप लोगों ने किया था मेंसुरेशन में, तो एक आध सवाल भी उसमें आए थे कि एक कैप्सूल होता भी किस तरह का है। इधर एक पहले बेलनाकार भाग होता है, एक कैप्सूल में एक बेलनाकार भाग होगा। चलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, इधर से अर्धवृत्त और एक इधर से अर्धवृत्त। ये संयोजन कैप्सूल का होता है। इसका मतलब एक बेलन और दो अर्धगोले, एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, तो दो अर्धगोला हो गया और बीच में क्या हो गया, बेलन हो गया। तो जो कैप्सूल का संयोजन माना जाता है या है, वो एक बेलन और दो अर्धगोले का है। तो कौन सा आंसर सही है? ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 17। हाँ देखिए, इसमें हम लोगों को जो 17वां क्वेश्चन करना है, उसमें क्या दिया हुआ है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध होता है। देखिए वो संबंध लिख लीजिए, उसी से लगाया जाएगा। तीन माध्यिका का या माध्यक जिसे कहते हैं, माध्यिका या माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक होता है। ये संबंध होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो 3 गुणे माध्यक, 2 गुणे माध्य। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य दिया है 32 और प्लस बहुलक दिया है 35। इसको सॉल्व करें, देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 64 हो गया और प्लस 35 जोड़ लीजिए, यानी 3 गुणे माध्यिका या माध्यक कहिए, माध्यिका या माध्यक दोनों नाम है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 3 9, 99 आ गया। तो माध्यक के लिए 3 से भाग हो जाएगा, 35 आ जाएगा। 99 भाग हो जाएगा किससे? 3 से, तो कितना आ गया? 33 आ गया ये। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो रिलेशन ध्यान रखेंगे तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए माध्यक देके बहुलक देके माध्यक पूछ सकते हैं, या माध्य और माध्यक देके बहुलक पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो आप लोगों को बस ये रिलेशन ध्यान रखना है, कौन सा? ये वाला जो लिखा हुआ था, ये 3 गुणे माध्यक बराबर, ये वाला रिलेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए बड़ा आसान ये क्वेश्चन दे दिया। बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। आप देखिए इस वर्ग की बारंबारता 0 से 5 की बारंबारता 8 है, 5 से 10 में 7 है, इसमें 18 है, 19 है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? 15 से 20 है। तो 15 से 20 वाला यानी बी वाला आंसर सही है, यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, चलिए सो इजी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखी जाए, 19 और 20। देखिए यहां से अब 19 प्रॉब्लम देखिए, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देखिए दो पासे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पासा जब हम फेंकते हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो संभव सभी परिणाम होते हैं, वो 6 होते हैं। लेकिन अगर दो पासे फेंके जा रहे हैं तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो जो कुल संभव परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों पर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो देखिए पहले पे 10 होगा कब? ठीक है, पहले पे अगर देखिए एक पे 6 से अधिक नहीं आ सकता है, तो अगर पहले पे 4 आए और दूसरे पे 6 आए तो 10 होगा। ठीक है, अब अगर 5 आए पहले पे, दूसरे पे भी 5 आए तो योगफल 10 होगा।
और पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए तो 10 होगा, बस। इसके अलावा और तीसरा रिजल्ट नहीं संभव है जिसका योगफल कितना आए, 10 आए। 4 6, 5 5 और 6 4, यही रिजल्ट केवल संभव है। तो ये कुल 3 परिस्थितियां हैं। तो जब हम इस घटना की 10 योगफल होने की घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो जो घटना से संबंधित परिणाम है वो कितने हैं, जो हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी 10 योगफल आने की एन एस, सॉरी एन एस नीचे लिखा जाता है, एनी घटना से संबंधित जो परिणाम है अपॉन एन एस, कुल परिणाम, घटना से संबंधित परिणामों की संख्या और कुल परिणाम आ जाएगा घटना की प्रायिकता। तो एनी कितने देख रहे ना, 1 2 3, और भी बताया था 2 पासे फेंकने पर जो कुल परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या होती है वो 36 होती है। तो यहाँ पे 36 से भाग कर दे तो ये आ गया 1/12। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब आज के जो OMR बेस्ड प्रॉब्लम्स, मतलब मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, और कह लीजिए कि आज की वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम भी है। इसके बाद हम वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं, 21 में 6 पार्ट 6 क्वेश्चन और 22 में 6 क्वेश्चन, उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। जस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज के ये क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें 2 पासे फेंके जा रहे, तो मैंने कहा था कि जो इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या होती है वो 36 होती है, लेकिन अगर एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होती है। जब एक पासा आप फेंकते हैं तो संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें इन्होंने घटना क्या दिया है, सम संख्या होना। सम संख्याएं है कौन सी, 2 4 और 6। तो सम संख्या वाला सपोर्ट मिलेगा। तो 2 4 और 6 ये है संभव परिणाम, किसमें, इवेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम प्रायिकता निकालेंगे, सम प्राप्त होने, जो घटना है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनी अपॉन एनएस। एनएस तो मैंने पहले ही बताया था कि एक पासा फेंकने पे 6 होता है, एनी सम संख्या आने पे जो परिणामों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो 3/6 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 1/2। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस 2024 के सेट का OMR बेस्ड प्रॉब्लम्स किया है। जस्ट इस वीडियो के बाद हम इसका 21 और 22 क्वेश्चन नंबर के 6 क्वेश्चन करा देंगे, और थर्ड वीडियो में हम जो वर्णनात्मक के बड़े क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स के होते हैं, 6 प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कराएंगे। तो इसको देखिए, तैयार करिए। जस्ट वीडियो आपके इसको तैयार करेंगे, जस्ट वीडियो भी आ जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।